स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी। आइए कुछ बिहार की चुनावी खबरें आपको बता दें। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान 1-2 दिन में हो सकता है। उसके पहले चुनाव आयोग की फुल टीम इस वक्त पटना के दौरे पर है। कल चुनाव आयोग ने बिहार के राजनीतिक दलों से मुलाकात की थी। आज पुलिस और प्रशासन के साथ उनकी बैठक चल रही है। चुनाव आयोग से मुलाकात के दौरान बीजेपी ने बुर्का पहनकर मतदान करने आई महिलाओं का मुद्दा उठाया और कहा कि बुर्के वाली महिलाओं को जांच के बाद ही वोटिंग करने दी जाए। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इन महिलाओं के चेहरे का वोटर कार्ड में लगी चित्र से मिलान कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारी ये मिलान करें, देखें ये महिला वही है जिसकी फोटो लगी हुई है एपिक कार्ड पर या नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कोई महिला पर्दे में हो या बुर्के में हो, उसकी जांच में किसी को भला क्या आपत्ति हो। देखिए, संविधान के अनुसार कानून एक होना चाहिए। पर्दा में हो या बुर्का में हो, महिलाओं का चेहरा अगर जो देखने का चुनाव आयोग नियम लगाता है तो समान लगाना चाहिए। घूंघट में चेहरा देखेंगे लेकिन बुर्का में चेहरा नहीं देखेंगे, ये कहाँ का नियम है? और चेहरा देखने में हर्ज क्या है? महिलाएं भी रहती है कर्मचारी में, पुलिस भी महिला रहती है। चुनाव आयोग जो निर्णय करेगा हम स्वीकार करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो ये बिहार में मांग उठ गई कि भाई बुर्का आप मिलान कीजिए, व्यक्ति जो वोट डालने आ रहा है महिला, और जो एपिक कार्ड पर फोटो है उसका। वैसे तो देखा जाए इस मांग में कुछ गलत नहीं है। आपको फोटो आई कार्ड दिया ही क्यों जाता है? फोटो आई कार्ड इसलिए दिया गया है कि भाई कोई गलत आदमी वोट नहीं दे पाए, जो जिसकी तस्वीर लगी है वही व्यक्ति आकर के वोट डाले। लेकिन चुनाव में यह बात उठती है। आपको याद होगा पिछले बार लोकसभा इलेक्शन में हैदराबाद में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। माधवी लता कैंडिडेट थी बीजेपी की और असदुद्दीन ओवैसी सिटिंग एमपी थे, और वहां वो उन्होंने आरोप लगाया था कि फर्जी वोटिंग हो रही है। तो फिर उन्होंने जाकर के वहां काफी दबाव बनाया कि नहीं, सबके चेहरे जो हैं पर्दा उठा करके चेक होना चाहिए वही महिला है या नहीं है। कुछ एक जगहों से ऐसी तस्वीरें आई भी कि जहां पर कोई नाबालिग बच्चा या लड़की जो है वोट डालने के लिए जा रही थी, लेकिन उसने पर्दा किया हुआ था और झिझक रहे थे वहां पर जो कर्मचारी थे कि उसका ऐसे कैसे हम किसी का चेहरा देखने के लिए मजबूर कर सकते हैं उसको। लेकिन ऑपोजिशन कहता है ये केवल और केवल किसी ना किसी बहाने से चुनाव को हिंदू मुसलमान की दिशा में ले जाने का एक मौका है। त्रिपाठी, बिहार में जरूरत है इसकी? देखिए, जरूरत बिहार में क्यों है? जरूरत तो नियम कानून से चलने की है। अब चूंकि देश में एक प्रैक्टिस हो चुकी है, आप कोई भी ढंग की बात करिए आप कम्युनल हो जाएंगे, क्योंकि इस देश में सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट ही यहां का नहीं है, तो फर्जी वाला सेकुलरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ये फ्रॉड सेकुलर्स हैं, जिनको कुछ नहीं सूझता है तो कोई ना कोई टिप्पणी उल्टी सीधी करते हैं। वरना आप सोचिए कि जो सेकुलर है वो तो वहां है भाई ना, जहां बाइबल पर हाथ रखकर सब कुछ चलना है, जहां चर्च से सब कुछ चलेगा, स्टेट उसके पीछे भी चलेगा। यहां क्या ऐसा कुछ है क्या? यहां एकदम ऐसा नहीं है। यहां कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ डिसाइड करता है, हमारा धर्म अलग तरह से चलता है। अब ये फर्क न समझने पर आप इस तरह की बात करते हैं, इसीलिए यूसीसी पर सवाल खड़ा करते हैं। और जरा सोचिए ना, कैसा लोकतंत्र हम चला रहे हैं। बिना पहचान के बढ़िया से बुर्का उर्का ओढ़ के कोई पहुंच जाए, वोट देने चला जाए, हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी। कब तक चलाओगे भाई इसे? ये तमाशा बंद करना चाहिए। और जब हम बुर्का कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? अब विजय सिन्हा जी, चूंकि उनको ध्यान में था तो पर्दा भी बोल दिए। अरे भाई, घूंघट हो, पर्दा हो, गमछे से मुंह बांधा हो, कुछ भी कर लो, चलो हम नहीं बोल रहे हैं बुर्का। हम कहते हैं जिसका भी चेहरा छिपा है उसका चेहरा बिना देखे मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। एक लाइन की बात। अब इसमें तो कोई एतराज नहीं है ना, तो ये क्यों फिर होता है? इसका मतलब ये हुआ कि उस बुर्के को अपमानित करने की कोशिश ये फ्रॉड सेकुलर लोग करते हैं। बीजेपी ये कह रही है बात चुनाव आयोग से मिल करके, तो मतलब उसमें उसको आशंका है कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान होगा। आशंका नहीं है, रहे ना? आशंका नहीं है, होता है। मतलब मैं भी जानता हूं, जानते सब हैं, कौन कौन स्वीकार करेगा।
जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं, अच्छा आपके अगर बुर्का आपने पहन लिया तो फिर तरीका क्या होगा, आप कैसे पहचानेंगे बताइए? आप कैसे पहचानेंगे? फिर आपके पास बस एक ही तरीका है कि उंगली में स्याही लगी है कि नहीं लगी है। और जब इस तरह से बूथ होते हैं जहां इस तरह की बहुलता होती है, कितने लोगों का आप चेक कर पाएंगे? जब बुर्का ही नहीं चेक कर पा रहे हैं तो कितनी स्याही? अभी बुर्के वाली महिलाओं को लेकर बात हो रही थी। आज कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ बड़ा दावा किया है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने यह दावा किया कि बिहार में 23 लाख महिला वोटरों के वोट काट दिए गए। उन्होंने कहा हम चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं। बिहार के 6 जिलों में 23 लाख वोट कटे हैं। 6 जिलों में वो कह रही हैं कि 23 लाख वोट कट गए। तो ये तो बहुत बड़ा दावा है उनका। बिहार में 23 लाख महिला मतदाताओं का वोट का अधिकार छीनकर उनके वोट काट दिए गए हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 23 लाख बिहार की महिलाएं जो अब तक मतदाता थी, वोटर थी, वोट कर रही थी, उन्हें वोट नहीं करने दिया जाएगा। ये हमें अभी पता चल रहा है, जिसका जवाब हम चुनाव आयोग से मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची फोटो के साथ जारी करिए, तुरंत जारी करिए। जिनके कटे हैं वो भी जारी करिए। लेकिन चुनाव आयोग बार बार आनाकानी कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने 23 लाख, और आपको मालूम है मात्र 6 जिलों में, बिहार में 30-35 जिले हैं, 40 लोकसभाएं हैं, लेकिन मात्र 6 जिलों में ये कार्रवाई हुई है 22 लाख वोट। और एक एक विधानसभा में 1-1.5 लाख महिला वोटर काट दिया गया। एक ही विधानसभा में 1.5 लाख, 1 लाख से ऊपर महिला मतदाताओं के वोटों को काट दिया गया है। तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। जो महिला अभी चुनाव लोकसभा में 24 में वोट दे रही थी, वो 25 में वोट नहीं करेगी, तो उस हिसाब से तो लोकसभा का भी वोट जो वहां पड़ा है उसको भी रद्द कर देना चाहिए। दोबारा लोकसभा का भी वहां वोट होना चाहिए। अलका लांबा जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी नहीं सुनी है, तो वो इस आंकड़े पर कैसे पहुंची, ये इंटरेस्टिंग होगा जानना। क्योंकि बिहार की नई वोटर लिस्ट जो आई है उसमें पुरानी वोटर लिस्ट में से 44 लाख नाम कम है कुल। किसी का किस मद में कटा, किसी का किस में, वो अलग बात है। 44 लाख नेम्स कटे हैं। अब उसको आप आधा ही कर दीजिए, अगर कि भाई 44 लाख में से 22 लाख पुरुष होंगे, 22 लाख महिलाएं होंगी, आधी आधी आबादी होगी दोनों की। तो अब इस लिहाज से वो 23 लाख अगर पूरे जिले में, पूरे बिहार में कहती हैं, तो समझ में आता है कि इतने महिलाओं के वोट कटे होंगे। लेकिन वो कह रही हैं कि 38-40 जिलों वाले बिहार में नहीं, 6 जिलों में केवल ये 22 लाख वोट कटे। मतलब बाकी और 34 जिलों के अंदर किसी महिला का वोट नहीं कटा, केवल 6 जिलों के अंदर महिलाओं के वोट कट गए। सेकुलर सेंस है ये थोड़ा सा समझने मतलब नहीं आ रही बात। सेकुलर सेंस है, ऐसा ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो इन्होंने दावा किया ये नहीं, अलका लांबा का दावा है। लेकिन अब चुनाव आयोग का दावा अगर देखेंगे तो सिर्फ पटना जिले में 2.31 लाख वोटर कट गए पटना में। और पटना तो बीजेपी डोमिनेंट एरिया पूरा बीजेपी का है, तो क्या बीजेपी के वोटर काट दिए? भोपाल, एक सिंगल जिले की अगर बात करेंगे तो गोपालगंज में सबसे ज्यादा कट गए, 75,000 वोटर कट गए गोपालगंज में, एक विधानसभा के क्षेत्र में। तो गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटर्स कटवा लिए क्या? तो इस तरीके से दावे करना, जहां चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट बोला कि भाई जहां पर 2-2 मतदाता है, मतदाताओं का स्थानांतरण हो गया, जिन्होंने बिहार छोड़ दिया है, जो मतदाता मर गए, उन लोगों के हमने मतदाता सूची से नाम काटा है। और जब 30 सितंबर को जब चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 39.3 लाख मतदाताओं के नाम हमने काटे हैं और 21.53 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं। तो उसके बाद जब चुनाव आयोग ने पूरी जानकारी दे दी, आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोटा मोटी तो ठीक है, अब तो चुनाव लड़ना है, एसआईआर में जो हुआ उसी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, अब हम कर क्या सकते हैं? आरजेडी कह रही है, आरजेडी कह दिया कि इसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, अब हम इसे विवाद का विषय नहीं बनाने वाले। और जब उनसे पूछा गया कि एसआईआर के आने के बाद फिर क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कोई यात्रा निकालेंगे क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, अब कोई यात्रा नहीं निकालेंगे, अब तो हम जनता के मुद्दों पर चुनाव कब लड़ेंगे। वही बोले कि अब हम जनता के मुद्दों पर लड़ने वाले हैं। कांग्रेस ने भी कह दिया कि जो प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने बोल दिया कि जो आंकड़ा आया है उसी को आधार मानकर हमने बोल दिया है, बूथ मैनेजमेंट क्षमता मजबूत करें, चुनाव प्रचार करें, अब चुनाव का श्री गणेश हो गया है। तो कांग्रेस और आरजेडी जब इस बात को मान रहे हैं कि भाई जो आ गया है वो सही है, अब इस पे चुनाव लड़ना है। अब अलका लांबा नया महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, तो महिलाओं का नया एंगल लेकर आ गई कि भाई इतने ज्यादा महिलाओं के वोट कट गए। सबसे ज्यादा वोट जहां से कटे, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग होल्ड में। चुनाव आयोग आज क्या कर रहा है बिहार में, ये भी आपको बता देते हैं। दूसरा दिन है चुनाव आयोग के बिहार दौरे का आज, और आज चुनाव आयोग की टीम पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक कर रही है। चुनाव आयोग ने सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की। इसके बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार पुलिस और केंद्रीय बलों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। फिर मुख्य सचिव, डीजीपी और बाकी सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिहार में कितने चरण में चुनाव हो, इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू की अलग अलग राय सामने आई है। बीजेपी ने कहा है 2 फेज में इलेक्शन होना चाहिए, जेडीयू ने कहा है कि 1 चरण में चुनाव होना चाहिए।
मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। कानून व्यवस्था दुरुस्त है, बिहार में नक्सलिज्म नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इससे खर्चा भी कम होगा, परेशानी भी कम होगी। तो यहां थोड़ी सी राय अलग है। जेडीयू और बीजेपी दोनों गठबंधन में है उनकी। जेडीयू कह रही है 1 फेज, बीजेपी कह रही है 2 फेज में। आरजेडी ने भी मेरे ख्याल से 2 फेज की बात की है। ये इसलिए क्योंकि बिहार का पिछला इलेक्शन 3 चरणों में कराया गया था। इस बार कितने फेज में इलेक्शन होगा, अब ये चुनाव आयोग ही इस बात की जानकारी देगा जब तारीखों का ऐलान होगा। क्या फर्क पड़ता है सर, 1, 2, 3 फेज में चुनाव हो? मुझे लगता है कि अब जितना थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, भले ही हम चुनाव आयोग को रोज गाली देते रहे वोट चोरी को लेकर और काउंटिंग और पोलिंग को लेकर, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा स्मूथनेस आई है। वहाँ पर जो ये कहना चाहिए कि ज़बरदस्ती के वोट डालने का या वो सारा काम खत्म हुआ है, वायलेंस कम हुई है। तो 2 चरणों में चर्चा हो रही है। जैसे यहाँ पर 2 पार्टियों में अलग अलग है राय जी, बीजेपी और जेडीयू में, ऐसे ही वहाँ पर भी है। लेफ्ट ने एक ही चरण में चुनाव कराने की बात की है, लेकिन मुझे लगता है 2 चरण में शायद चुनाव हो जाए। 1 चरण में भी हो जाए तो बेहतर है। चुनाव आयोग के लिए कितनी व्यवस्था है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या है। लेकिन मुझे लगा था, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यदि कम चरणों में चुनाव होते, उसका एक फ़ायदा तो होता है कि महंगे चुनाव नहीं होते, थोड़ा खर्चा कम हो जाता है। लेकिन जो छोटी पार्टियां होती हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा। कि वो कैंपेन कैसे करें, क्योंकि उनके पास ऑपोजिशन इस इशू को इस तरह से सामने रखते हैं कि जैसे इससे सत्तारूढ़ दल को फायदा होता है। जी, ये बात सही है। वो तो हर अगर किसी लंबा भी तरह- चुनाव होगा, किसी भी तरह से रखेंगे तो भी होगा। मतलब ये राय होती है अपोजिशन की, वो किसी भी तरह से आप ये एक परसेप्शन है। Perception। अब 2015 में 7 चरणों में चुनाव हुआ था बिहार का, लेकिन बीजेपी की सीटें 53 ही आई थी, एनडीए की 58 सीटें थी। फायदा तो महागठबंधन को हुआ था जो विपक्ष में था, और 7 चरणों में चुनाव हुआ था। तो मुझे लगता है ये एक अवधारणा है कि ज़्यादा लंबा चुनाव होने में सत्ता पक्ष को फायदा होता है। भाई अगर सत्ता पक्ष को अपने कील कांटे दुरुस्त करने का मौका मिलता है, विपक्ष को भी अपने कील कांटे दुरुस्त करने का मौका मिलता है। अगर सत्ता पक्ष मान लीजिए पहले फेज दूसरे फेज की मूल्यांकन करके और देखता कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई, आगे की तैयारी कैसे करे, तो वो चीज़ तो विपक्ष के लिए भी होती है, दोनों के लिए बराबर ओपन है। तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, जितना कम फेज में चुनाव होगा उतने में ये रहता है कि अनिश्चितता जो होती है, जो लंबा पीरियड खिंचता है ना कि 1 महीने तक चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद तो वो काम खत्म हो जाए। अब चुनाव आचार संहिता लगी रहती है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए, और अब तो चूंकि कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव्ड है, रोड्स बढ़िया हो गई हैं, हर जगह पुल बन गए हैं, छोटा चुनाव अच्छा चुनाव, फोर्सेस का मूवमेंट बहुत आसान हो गया है। चरण में चुनाव होना चाहिए। 1 या 2 चरण अगर ज्यादा लंबा है छोटा में कहेंगे कि 2 चरण कर देते हैं, 2 भी नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? ये सरकारों पर, कानून व्यवस्था पर, पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। मैं फिर कह रहा हूं 1 चरण से ज्यादा चुनाव राज्य में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा चलें, ठीक है। पहले 1 चरण में ही होता था। एक खबर आपको मैं उत्तर प्रदेश के बरेली से दे देता हूं। बरेली में पिछले हफ्ते खूब हिंसा हुई थी और उसके बाद अभी तक कार्रवाई प्रशासन की जारी है। 26 सितंबर को दंगा फसाद करने वालों पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस का बुलडोजर गरज रहा है। मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों के खिलाफ अभी तक एक्शन हो रहा है। तौकीर रजा के नजदीकी व्यक्ति नफीस के मैरिज हॉल पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। 2 बुलडोजर आज यहां इस काम में लगाए गए हैं। इसके अलावा कई मजदूरों को भी ये मैरिज हॉल तोड़ने में लगाया गया है। मजदूर हथौड़े और छैनी से मैरिज हॉल को तोड़ रहे हैं। आज बारादरी इलाके के जगतपुर में ये बुलडोजर एक्शन है। बारादरी के जगतपुर में बरेली दंगे के आरोपी अनीस का घर है, वो अभी जेल में है और आरोप है कि उसने यहां पर अवैध निर्माण करा रखा था और आज उसके इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि उपद्रव करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए। दिस बिल्डिंग के अंदर हम लोग 2024 में ही नोटिस जारी किया जा चुका है एंड 17 मई 2025 डमोलिशन ऑर्डर हो चुका है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से हम लोग 30 दिन हम लोग इनको मौका देना था अपील कोर्ट में जाने के लिए। इसी पर्टिकुलर संपत्ति में कोई भी अपील किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है एंड सारा मौका देने के बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हम लोग की जा रही है।
अच्छा, ये जितनी बार तस्वीरें आती हैं बुलडोजर की, अब एक सवाल जरूर कोई ना कोई पूछने वाला मिल जाता है कि तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था बुलडोजर नहीं चल सकता है, यूं बड़ा लंबा चौड़ा उसमें गाइडलाइंस भी दी गई थी। अभी चीफ जस्टिस मॉरिशस गए हुए थे, वहाँ के किसी पूर्व चीफ जस्टिस के कार्यक्रम में, तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि बुलडोजर जस्टिस नहीं है। जस्टिस तो आपको केवल कानून का राज और संविधान वही दे सकता है, लेकिन बुलडोजर तो चल रहा है। त्रिपाठी जी, फिर कैसे चल रहा है बुलडोजर? नहीं, इसका मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के नियम कानून के दायरे में चल रहा है, क्योंकि अगर नहीं चल रहा है तो ऐसा तो है नहीं। ये खबर तो सब जगह चल रही है, और देखिए कितना बढ़िया एक लाइन से 4 बुलडोजर खड़ा कर दिए। कुछ दुरुपयोग भी है ये संसाधनों का, क्योंकि ये तो बाउंड्री एक ही से टूट जाएगी, तो थोड़ा चित्र अच्छा बन रहा है। लेकिन ये बिल्कुल हमेशा ये तय बात है कि न्यायालय में ही न्याय मिलेगा, सड़क पर न्याय कैसे हो सकता है भाई? और हम तो दुनिया को लोकतंत्र बनाने वाले लोग हैं, हम तो ये मान नहीं सकते। लेकिन एक पहलू इसका दूसरा भी है, जब ऐसी घटना होती है तब तो हम उस अपराधी को, आरोपी कह लें, पापी को, नियम तोड़ने वाले को पहचान लेते हैं। धड़ाधड़ बुलडोजर चलता है, उसके पहले वो जमीन कब्जा करता रहे, अतिक्रमण करता रहे, कुछ भी करता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उस बहाने से आप तोड़ दीजिए, अच्छा है, संदेश दे दीजिए। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि ये काम पहले ही नहीं। इतनी शानदार शानदार कोठियां लोग बना लेते हैं, वो छांगुर से लेकर और ये नफीस या क्या नाम जो है यहां तक, और तब आता है जब कोई कुछ दंगे की स्थिति बनी तो कहे अब चलो घर तोड़ दो। और घर भी क्या तोड़ते हैं, खिड़की दरवाजा ले जाते हैं, और जो इतना बड़ा आदमी है, मतलब आरोपी, वो फिर लगा लेगा, उसमें क्या होगा? नहीं, पहले रोक देंगे तो फिर किसी गुनाह के खिलाफ के बाद क्या करेंगे? ये तो हम बुलडोजर बाद में ही निकलते हैं ना, जहां कोई दंगा हो जाता है या कोई हत्या हो जाती है। नहीं, लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि कम से कम उसको उसकी सजा मिले। दूसरे तरीके से देखिए, मान लीजिए ये नहीं होता तो क्या नाम है, तौकीर रजा साहब, यदि ऐसा कुछ नहीं बोलते जो समाज के खिलाफ हो रहा है, जो भी अपराध उन्होंने किया है, तो फिर तो ये फिर और कितने साल चलता ये जो इनका अतिक्रमण, फिर बुलडोजर कभी नहीं चलता है, तो फिर ये अवैध निर्माण चलता रहता, फिर न्याय नहीं होता। तो ये किस तरह का न्याय है? नहीं, मैं तो फिर वही पूछ रहा हूं। देखिए, मैं तो कानून के दायरे में रह के ही बात करूंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? ये तो अधिकारी बताएंगे, जिन्होंने आदेश दिया बुलडोजर तोड़ने के, गाइडलाइन के हिसाब से तोड़ रहे हैं या अपने तरीके से तोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। या जिनके घर तोड़े जा रहे हैं अवैध निर्माण कथित रूप से, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और मांगे कि भाई गाइडलाइन, क्योंकि गाइडलाइन जो बनाई गई थी उसमें सारे नोटिस देंगे, नोटिस देने का बस जवाब देने का समय देंगे, ये सब चीज़ें थी। तो लेकिन जैसे हमारे जो दोनों मित्रों ने कहा कि भाई ये इतने बड़े बड़े निर्माण, अगर ये मान लीजिए घटना नहीं होती तो चल रहे थे, क्या दिक्कत थी? फिर अधिकारियों को भी ये मौज थी और इनकी भी मौज थी। तो अवैध निर्माण जब एक दिन में तो होता नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने समय लगा होगा ना। तो उस वक्त जो नगर निगम है या जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि अवैध निर्माण हो रहा है। उनके जेई क्या कर रहे थे, उनके लोकल स्थानीय अधिकारी क्या कर रहे थे, तो उसी वक्त आप रोकिए, उसी वक्त तोड़िए। नहीं, जैसे इसमें एक बात कही गई, आधार तो अवैध निर्माण को बनाया ना। डीएम साहब को सुन रहे थे, तो वो कितना अच्छा सरकारी काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये नोटिस इनको अवैध निर्माण के लिए 24 में दे दिया गया था। डीएम साहब को चाय अभी मिली कड़क 25वें सितंबर में आकर। मतलब इतनी हैरानी होती है कि अब ये कुछ गलत करें तब तोड़ेंगे। तो सरकार में जो कागजों को कैसे आप करें ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगा देंगे कि 24 में हमने वो कर दिया था, नोटिस दे दिया था, फिर दूसरा नोटिस भी दे दिया था, फिर तीसरा नोटिस चिपका दिया था, चस्पा कर दिया था। और अब जैसे ही हमने चाय पी कड़क, तो 2025 में उनके भाषण के बाद इसको तोड़ दिया गया। नहीं, लेकिन अब ये योगी आदित्यनाथ का सिग्नेचर स्टाइल है। मैं तो दिल्ली में देख रहा था, अभी कभी सुन रहा था कहीं कोई हत्या की वारदात हो गई, तो वो परिवार कह रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ को, दिल्ली भी योगी आदित्यनाथ को दे दो, ठीक कर देंगे सबको। बिल्कुल, जो सीजीआई ने जो कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी सरकार जज, जूरी और जल्लाद एक साथ नहीं हो सकती है। जज, जूरी, जल्लाद और जल्लाद नहीं हो सकती है, यह स्वीकार्य नहीं है भारतीय लोकतंत्र के अंदर। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कार्रवाई नहीं होना चाहिए कि कोई आज अपराध करता है और 24 घंटे के भीतर उसके घर पर अगर बुलडोजर चला जाता है तो यह माना जाता है कि भाई उसने जो अपराध किया उसका सजा देने के लिए सरकार ने इस तरीके से जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका सरकार ने निभाई है। इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अब डीएम का जो बयान आया है कि भाई हमने नोटिस दिया था, अब तो वो कहते हैं कि हमने 2024 में नोटिस दिया था, अब जिसको नोटिस दिया उसको मिला ना मिला इसका हिसाब किताब थोड़ी वो रखेंगे। हमारे यहाँ से नोटिस की कॉपी निकल गई थी, वो कॉपी दिखा देंगे। लेकिन इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस बनाई थी,
अब ये यूपी सरकार भी जानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, अगर जिनके हम घर तोड़ रहे हैं तो वो कल तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ही, उनके फेवर के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि सरकार उसके पहले अपनी ये व्यवस्था सुनिश्चित कर लेती है कि सारे कानूनी दौपेच उन्होंने तैयार किए कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, उन्होंने नोटिस दिया होगा, उनसे खाली करने के लिए कहा होगा, उनसे लिखित में लिया होगा कि हाँ ये अतिक्रमण का है, सारी प्रोसेस उन्होंने 24 घंटे में निपटा ली होगी और उसके बाद उन्होंने उसकी तोड़ने की कार्रवाई की होगी। लेकिन इतना है कि यह मामला आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जिस तरीके से आसाम में भी बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, और आसाम में तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग घटना घटी। एक गांव है वहां का अपराधी का, उसका घर तोड़ने का नोटिस चिपका दिया गया। मालूम पड़ा कि दूसरे दिन वो अपने दल बल के साथ बीजेपी के कार्यालय में चला गया कि मैं बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करता हूं। उसको सदस्यता ग्रहण करवा ली गई, उसका विड्रॉ हो गया। जब बाद में हल्ला मचा कि भाई वो अपना आरोप बचाने के लिए बीजेपी में आया, तो उसको फिर पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद वो पार्टी से निकाल दिया गया। चला कि नहीं चला? बुलडोजर नहीं चला, लेकिन उसको पार्टी से निकाल दिया गया फिलहाल। अब बाद में चलेगा, लेकिन फिलहाल वो पार्टी से निकल गए। तो अब ऐसी भी स्थिति अगर उत्पन्न होने लगेगी कि भाई आदमी डर के मारे बीजेपी जाए, तो ये भी एक गलत होगा। उदाहरण मैं बता दूं, झारखंड में ऐसे किसी पर बुलडोजर चला दी तो वहां हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया और 25 लाख रुपए सरकार को देने पड़े। अच्छा, हाँ, मतलब केवल एक सरकार हुआ है। झारखंड में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, महाराजगंज में एक पत्रकार है जो दूरदर्शन में थे, उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया था। वो कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और मुआवजा 20 लाख रुपए ऐसे करीब देने का। झारखंड में 25 लाख। क्या बात आपकी सही है कि सरकारें इंतजाम पहले ही कर लेती हैं कोई एक्शन लेने से? बुलडोजर चले, अपराधी हो, कोई जघन्य कर्म कर रहा है तो वो सबको ठीक लगता है। लेकिन आप इस तरह एक लाइन से देखिए, 4 बुलडोजर खड़ा है, लग रहा है जैसे फोटो अपॉर्चुनिटी करानी है। जब आप इस तरफ जाते हैं तो उसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है। जो बुलडोजर न्याय का प्रतीक लोगों को लग रहा था, वो एक समय बाद लगना बंद हो जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये वाली फोटो देखिए, ये साफ साफ बता रही, वरना कौन सा अधिकारी जिसको नहीं पता है कि बुलडोजर अगर 1 लग के तोड़े क्या समय कम लगेगा क्या? ये साफ साफ दिख रहा है कि आपको फोटो अपॉर्चुनिटी बढ़िया।